Good morning students, welcome to today's accountancy class. Let's start with today's class. Okay बेटा, तो आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज की क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कि आपका जो बिजनेस है आप उसको बंद कर रहे हैं और इसी के बंद होने के साथ ही पार्टनर्स के बीच की जितनी भी रिलेशनशिप्स है वो सब क्या हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। देखो अभी जो मैंने गलती करी ना, ये गलती कॉमनली बहुत होती है कि सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कोई डिफरेंस नहीं करते। जनरली वी से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टोटली दो अलग वर्ड है। जब सिर्फ पार्टनर्स के बीच की जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसको खत्म किया जाता है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऐसे हालात में जो पुरानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप चीज होती है उसको खत्म करके नई बनाने वाली होती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू होता है। बस जो उनकी पहले की जो रिलेशनशिप है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हुआ है जिसके ऊपर बेस पार्टनरशिप फॉर्म करी गई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेसिकली मींस कि बिजनेस ही अब क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जैसे आप स्क्रीन पे देखो, इट मींस क्लोजर ऑफ फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि क्लोजर ऑफ फर्म बंद हो रही है और जो बिजनेस के पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगी। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इट मींस चेंज इन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसमें चेंज होगा। ठीक है, रिलेशनशिप से मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म हुई है बिजनेस पार्टनरशिप के। ठीक है, द फर्म कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन, और फर्म अपनी ऑपरेशन कंटिन्यू करती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। हमारा चैप्टर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी हमारा बिजनेस क्या होने वाला है, बंद होने वाला है और उसके लिए हमें एंट्री करनी है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे कैसे किया जा सकता है, फर्म को कैसे बंद किया जा सकता है, क्या क्या तरीका है। देखो पहला तो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे पार्टनर्स बैठ के एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर ले और उसके हिसाब से आपका फर्म का जो बिजनेस है उसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आई होप यहां तक समझ में आया। दूसरा मोड है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है, अगर सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, अगर सारे के सारे पार्टनर्स का हम कहते हैं ना दिवालिया घोषित हो जाए, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। जिस बिजनेस को करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करी गई है वो अनलॉफुल हो जाए, तो इन दैट केस ऑल्सो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, कंपलसरी कम्स टू एंड। इसके अलावा ये तो हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन। इसके अलावा बाय नोटिस, पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 43 में लिखा है कि कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम पे बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज बाय नोटिस। और फिर अगला पॉइंट है बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइडेड है कि जैसे 3 जने मिलकर एक पार्टनरशिप कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा और भी बातें हो सकती हैं इसके अंदर कि जैसे अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए पार्टनरशिप करी गई थी, एक ए कंस्ट्रक्शन और बी कंस्ट्रक्शन ने मिलकर एक पुल बनाने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही वो ब्रिज बन जाएगा वैसे ही डिसोल्यूशन वो क्या हो जाएगा, फर्म क्या कर दी जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। या फिर पहले से अगर डिसाइडेड हो कि डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो भी इन दैट केस ऑल्सो पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व। एंड द लास्ट मोड इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट चाहे तो भी फर्म, किसी भी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। उसके भी अपने कुछ ग्राउंड है, उन्हें अगर उनको क्लैरिफाई कर दिया जाए कि किसी पार्टनर कोई पार्टनर इनसेन हो गया है, मतलब वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, वो पागल हो गया है, या फिर
और भी कारण हो सकते हैं। अगर कोर्ट को कन्विंस कर दिया जाए कि फर्म को कैरी करना, कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लॉस ही होगा अगर कंटिन्यू करेंगे, तो भी कोर्ट बंद कर सकती है। ऐसे ही 2-3 और चीजें भी हैं, थ्योरी में मैं नोट्स में भेज दूंगा, पर इंपॉर्टेंट बात आपको इन पॉइंट्स को याद रखने की है, ठीक है। तो दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां तक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है, अब डिसोल्यूशन को करना कैसे है, आप डिसोल्यूशन करेंगे कैसे, ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरा तरीका अलग तो नहीं कहूंगा, मेरे को भी किसी ने सिखाया है, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो थोड़ा ये नॉर्मल तरीके से अलग है कि हम जिसमें याद करवा देते हैं ये चीज इधर लिखनी है, चीज इधर लिखनी है। मैं आपको एक सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीके से चलेंगे, ठीक है। मेरा है 3 स्टेप्स अप्रोच। 3 स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को डिसोल्यूशन के करेंगे। वो 3 स्टेप्स क्या है, आज का क्लास में मैं बेटा आपको सिर्फ नोट्स दे रहा हूं। मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं लाइव सेशन में आ रहा हूं, ताकि कल की क्लास में कईयों को डाउट्स थी तो मैं उनको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, क्लोजर ऑफ बुक्स। क्या है, क्लोजर ऑफ बुक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। बुक्स क्लोज करने से मतलब क्या है, देखो पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो गई, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद कर रहे हैं। तो अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो जितने भी अकाउंट्स ओपन है, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के ही अकाउंट ओपन हो रखे होंगे, उनको अभी हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, जैसे डिसोल्यूशन शुरू करना है तो सबसे पहला अकाउंटिंग क्या करनी है, जितने भी प्रेजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जितने भी प्रेजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जितने भी अकाउंट्स ओपन है, उन्हें आप क्या कर दो, क्लोज डाउन कर दो, ठीक है। तो पहला काम तो यही करना है, दैट इज क्लोजर ऑफ बुक। देन सेकंड स्टेप क्या है कि अब आपने क्लोज कर दिया बुक को, अब जो ट्रांजेक्शंस इवेंट्स अकर कर रही हैं, जो बिजनेस में हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में अकर कर रही है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ठीक करना, उसकी हमें एंट्रीज पास करनी पड़ेगी आफ्टर क्लोजर ऑफ बुक्स, ठीक है। ये जैसे मान लो कि बिल्डिंग बिक रही है, उससे पैसा आ रहा है, डेटर्स को हम पैसा दे रहे हैं, लायबिलिटीज की हम पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, एंड हम पेमेंट किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, पेमेंट आ रही है, या कुछ भी खर्चे हो रहे हैं, कोई लॉस हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। दैट इज पासिंग एंड पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट। मेरा एडजस्टमेंट से लेना है मतलब है वो ट्रांजेक्शन जो पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। कैसे होगी, क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। आज ज्यादातर तो मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा, कल जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये एक एक स्टेप एक एक करके समझाऊंगा। अभी तो थोड़ा बहुत आज भी क्लियर करूंगा चीजें। थर्ड स्टेप दैट इज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का अभी समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुम्हें थर्ड स्टेप वहीं पे समझाऊंगा। फाइनल सेटलमेंट, जिसमें लास्ट में सब कुछ बंद कर दिया जाता है, जिस पार्टनर का जितना बनता है उनको दे के बिजनेस बंद हो जाता है, दैट इज फाइनल सेटलमेंट। तो ये 3 स्टेप्स में हम क्या क्वेश्चन करेंगे, तो मेरी अप्रोच इसमें इस तरीके से सॉल्व करने की, हम इस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है दैट इज क्लोजर ऑफ बुक्स, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्लोजर ऑफ बुक्स में क्या होता है, हमारी जो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हम उनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और एक्सेप्ट एक छोटी सी लिस्ट है, बस अब उन अकाउंट्स को ओपन करेंगे और सारे अकाउंट्स उनमें डाल दिए जाएंगे। वो अकाउंट्स की लिस्ट क्या क्या है, देखो सबसे पहला तो आता है आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, ध्यान से लिखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ नोट कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट पे सारे के सारे एसेट्स डाल देने हैं, एक्सेप्ट कैश और बैंक नहीं डालना, क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनेगा। और जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स है, अब फिक्टिशियस एसेट में यहां पे किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, फिक्टिशियस एसेट से मेरा लेना देना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस, दैट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपका डेबिट बैलेंस है वो, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो कॉमनली आपके क्वेश्चंस में आते हैं वो क्या है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो ये आपको जो मिलेंगे ये आपके क्या है बेटा, ये आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर आपको ये दिखते हैं तो ये भी आपको रियलाइजेशन में नहीं डालना है, बिकॉज दीज ऑल आर लॉसेस और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस विच has to be bear by the partners, it is not to be transferred to realization account, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एक छोटी सी नेगेटिव लिस्ट है, याद रखिए सारे के सारे एसेट उठाने एक्सेप्ट कैश बैंक और ये जो फिक्टिशियस एसेट मैंने बोले, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एसेट्स उठा के आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए।
जब आप इनको बंद कर रहे होंगे, इनके बैलेंसेस को क्लोज कर रहे होंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वो जर्नल एंट्री कैसे होगी? वो जर्नल एंट्री बेटा सिंपल सा तरीका है जो वजह से वो जर्नल एंट्री होगी। देखो एसेट से एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, एसेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सिमिलर वे में, अभी मैं एंट्री भी नोट करवाऊंगा, चिंता मत करो। सिमिलर वे में एक चीज और आती है, दैट इज ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी रियलाइजेशन में। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? एक्सटर्नल लायबिलिटी से मेरा मतलब है वो पैसा जो हमें पार्टनर्स को नहीं देना, आउटसाइडर्स को देना है। ठीक है, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको हमें, और अलॉन्ग विद प्रोविजंस, तो उनको हमें कहां ट्रांसफर करना है? उनको हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स के जो आपकी जो शायद मैंने कुछ गलत बोला है, मेरा कहने का मतलब है कि जितना पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटीज का है वो तो रियलाइजेशन में जाएगा, और जो इंटरनल लायबिलिटीज जो पार्टनर्स को देनी है, पार्टनर्स को कौन क्या क्या पैसा देना सकता है? उनकी कैपिटल, उनके अगर करंट अकाउंट्स हैं, उनके रिजर्व्स हैं, और जो फिक्टिशियस एसेट्स मैंने बोले जो कि पीएल अकाउंट जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया या फिर आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो ये जो चीजें हैं ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, पर इनके अलावा जो लायबिलिटीज और बच जाती हैं उनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी करते हैं। वो बाहर वालों को जो पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, इनको आप कहां ट्रांसफर करेंगे? इनको भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले एसेट्स की, जैसे मैंने अभी बताया, एसेट को बैलेंस खत्म करना है। एसेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट, जो भी एसेट होंगे उनके क्रेडिट करते चला जाना और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना, और उनका बैलेंस ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और वो एसेट क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि डेबिट बैलेंसेस एसेट्स के होते हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और वो पैसा कहां पहुंच जाएगा? रियलाइजेशन में पहुंच जाएगा। इसके बाद बेटा ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जो अभी मैंने डिस्कशन कर चुका हूं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है? जो पार्टनर्स के अलावा बाहर वालों को जो पैसा देना है, ठीक है, उनको भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। अब लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करना है, अकाउंट क्लोज करना है, क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो लायबिलिटीज के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा क्लोजर ऑफ बुक्स के टाइम पे, और इसमें सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने की एंट्री आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। रियलाइजेशन जितने भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो पार्टनर को नहीं देनी है, जो पार्टनर को क्या देनी है? पार्टनर को कैपिटल देना है, उनको रिजर्व देना है, उनको फिक्टिशियस एसेट्स देना है, सॉरी रिजर्व देना है, उनके अकाउंट से लॉसेस को काटना है, उनके अकाउंट से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को काटना है। ठीक है, तो जो पैसा पार्टनर्स को नहीं देना, कैपिटल, करंट और रिजर्व के अलावा जो भी पैसा है वो सब उठा के आप कहां ट्रांसफर कर दो? लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, कर दिया आपने ट्रांसफर। एंट्रीज भी समझ ली, एंट्री भी समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा अकाउंट जो ओपन करना है आफ्टर रियलाइजेशन इज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसमें क्या एंट्री आएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया आपको। कैपिटल में जाएगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व्स, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया बेटा? ये चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, कैसे जाएंगी? इनकी एंट्रीज क्या होगी? अरे वैसे ही होगी जैसे पहले सिखाई है। रिजर्व पार्टनर में देखो कैपिटल का कैपिटल तो बैलेंस अब ऑटोमेटिकली कैपिटल में जाएगा, वहां की तो कोई एंट्री होनी नहीं है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल में ट्रांसफर हो, सिंपल है यार। क्रेडिट में अगर है, क्रेडिट बैलेंसेस है तो डेबिट करना और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। करंट अकाउंट अगर एसेट साइड दे रखा है तो डेबिट बैलेंस वाला उसे क्रेडिट होगा, फिर उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व कैसे ट्रांसफर होगा? वही रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यहां तो सभी ओल्ड है, क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे पहले सिखाया था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट, और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यहां पे इतना है, एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या बताया था? गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखी है तो उसको हमें क्या करना है? उसको हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बस यहां पे इसी पॉइंट पे डिसोल्यूशन चैप्टर में यहां पे फर्क आ जाता है। फर्क ये आ जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, सॉरी, जो भी गुडविल की वैल्यू है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। इस बार वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है,
उसको वहीं ट्रांसफर कर देना, उसको यहां मत लेकर आना, पार्टनर्स कैपिटल में मत लेकर आना। ये बात नोट करके कहीं पे लिख लो। फिर तीसरा अकाउंट खुलेगा कैश और बैंक अकाउंट। मैंने पहले ही बोला था कैश बैंक का अलग से अकाउंट खुलता है। चौथा है अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है या फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, इन दोनों ही केस में एक अकाउंट अलग से ओपन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हो गई। तो मैं एक बार फटाफट, सॉरी ये तो मैं आगे चला गया, एक बार मैं फटाफट सब रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें क्या क्या जाएगा? सारे एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट से मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस जिसे कहते हैं हम, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये एसेट साइड में दे रखिए, इनको मत डालना रियलाइजेशन में, बाकी सारे एसेट उठाकर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? चल जा प्रभु, ठीक है। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में फिर से क्लियर कर दो, जो पार्टनर्स को नहीं देना, सीधा फंडा बस दिमाग में रखो। जो इंटरनल लायबिलिटी क्या, जो पार्टनर को देनी है वो इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी से मतलब जो बाहर वालों को देनी। अब लायबिलिटी साइड में सिंपल बात है, कैपिटल छोड़ दो, करंट छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही नहीं, रिजर्व भी, प्रोविजंस भी साथ में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपके पास इनकी एंट्रियां क्या होंगी। एंट्रियां आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। एसेट्स आपके सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर हो तो रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है तो सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी पास। इसके बाद बेटा अगला अकाउंट खुलेगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल, करंट, रिजर्व्स जो भी पार्टनर्स का है, एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अगर दे रखे हैं तो ये सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके बाद आपका कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन करना है और चौथा अकाउंट ओपन करना है पार्टनर का लोन अकाउंट। तो बस यही 4 अकाउंट ओपन होंगे, इनके अलावा कोई और अकाउंट अब ओपन नहीं होगा। बाकी पूरी बैलेंस शीट सब कुछ ट्रांसफर कर दी जाएगी इन 4 खातों के अंदर। और बस अब जो भी आगे होगा, जो भी मैंने बोल रहा था, जैसे आप बिल्डिंग बेच रहे हैं या क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुक्स क्लोज हो गई, अब जो भी एंट्री होनी है वो इन 4 को ही यूज करके हो सकती है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है। अब इन 4 के अलावा कोई 5वां अकाउंट नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना, करना कैसे है वो चिंता मत करो, वो तो क्वेश्चन करा के ही आता है। अकाउंट्स बिना क्वेश्चन कराए कभी नहीं आती। ठीक है, ये बातें दिमाग में बैठा लो। तो सिर्फ 4 अकाउंट होंगे। सबसे पहले क्लोजर ऑफ बुक्स का मतलब क्या है कि सारे अकाउंट बंद करो, बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट ओपन है तुम्हारे उनको बंद करो और उनको उठा के 4 अकाउंट्स में डाल दो। 4 अकाउंट्स कौन कौन से जो ओपन रहेंगे आपके? बस रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और पार्टनर का लोन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में फिर से बता दूंगा, एडजस्टमेंट्स आर दोस ट्रांजेक्शन विच आर हैपनिंग आफ्टर पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स। जैसे पहले तो आप डिसोल्यूशन करने जा रहे हो, सबसे पहले किताबें बंद कर दो, कर दी बंद। अब क्या करोगे? अब जो ट्रांजेक्शन्स होनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस तो वैसे तो बंद कर दिया आपने, बुक्स तो क्लोज कर दी, अब आपकी बिल्डिंग बिक रही है, फर्नीचर बिक रहा है। ठीक है, आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, आप इतना पैसा दे रहे हो, यहां दे रहे हो, वो कर रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है, इतना कमीशन दे रहे हो, ये आपको पेमेंट करनी पड़ी। तो वो पोस्ट क्लोजर्स की जो एंट्रीज होती है, जिसको क्वेश्चन में क्या होता है, देखो आप क्वेश्चन जब देखोगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन कैसा आता है। एक बैलेंस शीट आती है, उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स, नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स मेंशन होती है। वो जो ट्रांजेक्शन जो नीचे मेंशन होती है उन्हीं को मैं एडजस्टमेंट्स कह रहा हूं, बिकॉज दे आर ट्रांजेक्शन्स पोस्ट क्लोजर ऑफ बुक्स। तो वो ट्रांजेक्शन्स के लिए आप कैसे उनको कैसे रिकॉर्ड करोगे, साथ के साथ ये नोट बनाओ अपनी कॉपी के अंदर। तो पहला है whenever assets are realized। जब एसेट्स को हम क्या करते हैं बेटा? रियलाइज करते हैं। एसेट्स रियलाइज का मतलब जब हम एसेट्स को बेच रहे होते हैं। ठीक है, एसेट्स को बेच रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है, एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? whenever assets are realized, किसी भी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, आप एंट्री रिकॉर्ड करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आप इस ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट लॉस में ढूंढने लगना। नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बैलेंस शीट में बिल्डिंग 2 लाख की दे रखी है, नीचे बोला कि बिल्डिंग वॉज सोल्ड एंड इट रियलाइज 2,80,000, मतलब बिल्डिंग बेच दी 2 लाख की और उसमें से कितना पैसा आया? 1,80,000 रुपए। तो जब पैसा 1,80,000 रुपए है तो एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000 1,80,000। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 180। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नहीं होगी। समझ में आया ना बेटा? 1,80,000 1,80,000। ठीक है, तो अब तुम यहां पे तुम ये दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई 2 लाख की बिल्डिंग थी और तुमने 1,80,000 मिले। समझ में आया? तुम इस बात पे बिल्कुल फोकस मत करो, तुम बस इतने मतलब रखो कितना पैसा आया, क्योंकि वो जो प्रॉफिट लॉस है ना वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन में तुमने 2 लाख रुपए क्या कर दिया, डेबिट में पोस्ट कर दिया होगा। अब जितना भी पैसा आएगा तुम मान लो 1,80,000 है, रियलाइजेशन को जब तुम ट्रांसफर कर रहे होगे, जब अभी तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम बनाओगे तो समझ में आएगा। तुमने रियलाइजेशन में जब सन्ड्री एसेट ट्रांसफर किया, अकाउंट क्लोज किया, तो रियलाइजेशन में 2 लाख रुपए बिल्डिंग के डेबिट कर दिए। अभी क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे पास पैसा आया 1,80,000 ही तुम रियलाइजेशन में क्रेडिट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली 20,000 रुपए का क्रेडिट साइड गैप क्रिएट हो गया, यानी लॉस क्रिएट हो गया। तो इसीलिए तुम्हें एंट्री वाइज दिमाग नहीं लगाना, एंट्री वाइज नहीं सोचना कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है? पूरी बात नहीं समझ में आई, ये प्लान ये क्या बताया मैंने, तो ज्यादा टेंशन लो मत, बस इतनी बात पे फोकस करो कि तुम्हें एंट्री वाइज दिमाग नहीं लगाना, मुद्दे की बात बस इतनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, 80,000 में भी की, कोई दिक्कत नहीं, जितना आया बस उसको रिकॉर्ड कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। समझ में आया? इसके बाद व्हेनेवर लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है, क्रेडिटर को इतना दे रहे हो या लिखा है बिल्स पेबल को हम इतनी पेमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस क्या करोगे? तब आप क्या एंट्री पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, और कैश अकाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा आएगा कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन टू कैश। सिंपल, यही फंडा है यहां पे, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये बात दिमाग में बिठा लो, पैसा आ रहा है, चाहे रिकॉर्ड एसेट है, चाहे अनरिकॉर्ड एसेट है, चाहे कम पे जा रहा है, कहीं ज्यादा पे जा रहा है, अरे कुछ नहीं दिमाग लगाना बच्चों। सीधी एक बात दिमाग में बैठा लो, पैसा आएगा एंट्री पास कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा एंट्री पास कर दोगे, रियलाइजेशन टू कैश। सीधी बात, ठीक है? इसके बाद ये थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन है। व्हेन पार्टनर टेक ओवर एन एसेट, पार्टनर कहता है एबीसी पार्टनर है, पार्टनरशिप संबंध हो रही है। ए कहता है बिजनेस का कंप्यूटर है ना, ये 20,000 रुपए में मैं लेके जा रहा हूं। तो व्हेन पार्टनर टेक ओवर एन एसेट, जब पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है, तो जब पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो एंट्री क्या आती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑब्वियस बात है, उसकी खाते से काटेंगे, कैपिटल कटती है तो क्या होती है? डेबिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। याद रखना, व्हेनेवर पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट, उस एसेट की वैल्यू पे जितनी एग्रीड है उसके हिसाब से आप ये एंट्री पास कर देना। अगेन एग्रीड वैल्यू पे करना, दिमाग मत लगाना एग्रीड वैल्यू पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंट्री बना देना बस, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, एंट्री, और गलती से कहीं एंट्री ये मत बना देना, मान लो ए कंप्यूटर लेके जा रहा है 20,000 रुपए में, तुमने एंट्री बना दी ए कैपिटल टू रियलाइजेशन 20,020 से, ए कैपिटल टू कंप्यूटर 20,000। यार ये नॉर्मल सिनेरियो में ठीक थी, यहां पे नहीं ठीक है। यहां पे कंप्यूटर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्लोज कर दिया है। तुम्हें जो एंट्री पास करनी है वो 4 अकाउंट के थ्रू पास करनी है। तो अब वहां पे तुम क्या लिखोगे? इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर यू विल राइट रियलाइजेशन। ठीक है, व्हेनेवर लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, अगर किसी लाइबिलिटी की हम पेमेंट करते हैं, तो अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट व्हेनेवर पार्टनर टेक ओवर एंड लाइबिलिटी, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले जाता है तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी ले जाएगा, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। ए कहता है अपनी बीवी का लोन मैं दे दूंगा। ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसी बात से एक बात समझाता हूं। देखो, ए का खुद का लोन तो अलग से अकाउंट खुलेगा, पर ए की बीवी पार्टनर नहीं है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ए कहता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अगर ए कहता है कि वो अपनी बीवी का लोन खुद दे देगा, ये कॉमनली आता है। ठीक है, या बी कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद दे दूंगा, तो इन दैट केस, या बी कहता है मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट खुद कर दूंगा, इतने की पेमेंट मैं खुद पेमेंट कर दूंगा। तो अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसको इस बात का क्रेडिट मिलेगा, तो उसके अकाउंट में वो पैसा डलेगा। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसीलिए आपकी एंट्री क्या होगी? स्क्रीन पे दिख रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये होगी 2 एंट्रियां। इसके बाद और एंट्री देखते हैं। Whenever asset is taken over by liabilities in settlement of their claim, ठीक है, जब भी कोई एसेट कोई लाइबिलिटी कोई एसेट लेके जाती है क्लेम सेटलमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स से मैंने एक्स नाम के सप्लायर से 20,000 रुपए का सामान खरीदा था, बिजनेस बंद हो रहा है, अब उसके पास मेरे को कैश देने के लिए उसने कहा एक काम करो, वो जो तुम्हारा जो एसी लगा है ना वो मुझे दे दो 20,000 के सेटलमेंट में। तो ठीक है, मैंने कहा ले जा भाई, ऑफिस का इक्विपमेंट ले गया, बिजनेस ले गया, ऑफिस इक्विपमेंट ले चला गया। तो अब क्या होगा, एंट्री क्या होगी, एंट्री नॉर्मल सिनेरियो में तो ये कर देते हम, एंट्री क्या बना देते, एंट्री बनाते हम कि एक्स अकाउंट डेबिट टू आपका ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, है ना। पर यहां पे एंट्री क्या होगी, देखो ना तो एक्स का अकाउंट खोल सकते हो, ना आप क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर सकते हो, ना ही आप एक्स पार्टनर नहीं है यहाँ पे, एक्स एक सप्लायर है, ठीक है, ना तो आप क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर सकते हो और ना ही आप अकाउंट इक्विपमेंट का ओपन कर सकते हो। दोनों के ही दोनों कहां पहुंच चुके हैं, रियलाइजेशन में। तो अगर एंट्री बनाने भी लग गए ना तो रियलाइजेशन को ही डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करोगे, तो फायदा क्या है। तो याद रखना, नो एंट्री विल बी पास। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, वेन एवर एसेट इज टेकन ओवर बाय लायबिलिटीज इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, नो एंट्री विल बी पास्ड। समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार आपको यहां तक समझ में आ गया, आई होप। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको आगे समझा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। तो इसमें मैं क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा आज, मैं खाली सिर्फ आपको स्टेप नंबर 1 सिखा रहा हूं। थोड़ा स्टेप नंबर 1 सिखा के क्लास ओवर करके मैं तुरंत इसके क्लास ओवर होते ही आपके पास ऑनलाइन आ जाऊंगा, और आपकी जो भी डाउट्स है कल से रिलेटेड आप मुझे उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, डाउट पूछने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको, रोज लिली शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। तो आपके सामने एक देखो ये बैलेंस शीट है, इस दिन ये इन्होंने डिसाइड किया है कि अपने फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे भी डिस्कस करने, देखो इनसे रिलेटेड जब हम ये वाली ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे तो वो स्टेप नंबर 2 में जाएंगी, और जब ये खाली बैलेंस शीट को क्लोज करने जाएंगे, ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज देखिए इन्हें क्लोज करने जाएंगे, तो इसके लिए हमारा स्टेप नंबर 1 लगेगा। तो मैं आपको स्टेप नंबर 2 आज की क्लास में नहीं करूंगा, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आज स्टेप नंबर 1 आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ डिस्कस करा रहा हूँ। साथ के साथ बने रहो, देखते रहो, ताकि क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक बार देख लेते हैं। कैश ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका तो अलग से एक अकाउंट बनेगा, तो कैश का अलग अकाउंट होगा, रियलाइजेशन में ये नहीं जाएगा। डेटर्स लेस प्रोविजन करके दे रखा है, अच्छा ये समझ लो, डेटर्स आपके 80,000 रुपए के रियलाइजेशन में जाएंगे, ठीक है, और ये प्रोविजन है ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, बस ये उल्टा जाएगा, डेटर्स एसेट्स के साथ जाएंगे, प्रोविजन आपकी लायबिलिटीज के साथ में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इन्वेंट्री बिल्कुल रियलाइजेशन में जाएगा, बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन में जाएगा, बिल्डिंग रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये कैश नहीं जाएगा, यही तो मैंने तुम्हें बताया था कि सारे एसेट एक्सेप्ट कैश या बैंक का, या फिर आपके अगर कोई फिक्टिशियस एसेट क्वेश्चन में दे रखा होता तो वो भी नहीं है, सिर्फ कैश है, उसको छोड़ दिया, उसका अलग से अकाउंट बन जाएगा। ये सारे बाकी ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में। लायबिलिटी साइड आ जाओ, कैपिटल छोड़ना है, रिजर्व छोड़ना है, करंट अकाउंट छोड़ना है। कैपिटल छोड़ दिया, रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उसे छोड़ दिया, पार्टनर का लोन छोड़ना है, पार्टनर का लोन ये हो गया लिलीज लोन अकाउंट, ये छोड़ना है। इसके अलावा जितना भी है, क्योंकि पार्टनर को जो भी कुछ पैसा देना है उन्हें छोड़ना है, इसके अलावा जो भी है उसका अलग से अकाउंट बनेगा। तो यानी यहाँ पे जो ये जो क्रेडिटर दे रखा है ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल में कैपिटल जाएगा, पीएल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ये भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, सॉरी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये हो गया। लिली लोन आपका अलग से एक अकाउंट ओपन होगा। तो इस तरह से आपका देखो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 होगा। आई होप समझ में आया, इसी तरह से करना था, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। चलिए मैं आपके डाउट्स लेने शुरू कर रहा हूँ। तो ओके बेटा, टेक केयर, चलो बाय।